ओके। इंग्लिश लैब के पेपर के लिए ये सिलेबस है कि रीडर्स हुक, थीसिस स्टेटमेंट, ये तो बकवास है। ये तो आपने पूरी ज़िंदगी की है। मैं ये तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ करने वाली बात नहीं है कि रीडर्स हुक आइडेंटिफाई करो, कौन कहाँ क्या इस पैराग्राफ में क्या रीडर्स हुक है, किस किस्म की है, इस किस्म की रीडर्स हुक बना के दो इस टॉपिक के लिए। ये आप सारा कुछ कर चुके हो, तो ये तो नहीं कवर करने वाली की बात। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी ऐसे ही है, आपने मुख्तलिफ ऐसे इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लिख ली हुई हैं। ईमेल राइटिंग की बात करने वाली है, तो ईमेल राइटिंग की जहाँ तक बात है, उसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सजेशंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लैब, इस तरह से यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, सब्जेक्ट कॉलन स्पेस जो भी है। फिर डियर मिस्टर रेसिपिएंट का लास्ट नेम। उसके अलावा फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होती है अगले पैराग्राफ के अंदर, एक लाइन छोड़ के। उसके बाद एक लाइन छोड़ के होते हैं 3 रीजंस, ठीक है। ये 3 होते हैं मिनिमम, 3 के मार्क्स होते हैं इनके रूब्रिक में, आई थिंक। ये भी रूब्रिक बाद में देख लेंगे। फिर अभी जस्ट जनरल फॉर्मेट की बात कर लें, और उसके बाद अगले पैराग्राफ के अंदर कॉल टू एक्शन या रिक्वेस्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली फिर से रिफ्रेश करता है। वही चीज़ है जो आपने पर्पज़ में लिखी है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। और इस तरह के ईमेल लिखोगे, वो आप एप्लीकेशन वगैरह लिखोगे, इसके अंदर लाजमी होता है, लाजमी नहीं लेकिन आम तौर पे रेकमेंडेड होता है कि आप स्पेसिफिक डेट्स वगैरह रेफरेंस करो। उसके बाद एंड पे क्लोजिंग होती है, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप यू विल फाइंड दिस सजेशंस वर्थ अडॉप्टिंग, या फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, इस तरह से। और एंड पे बस रिगार्ड्स, फुल नेम, सेक्शन, रोल नंबर, ठीक है। तो हमें ये बताया गया ये क्या नाम है सब्सक्रिप्शन के अंदर। खैर, फॉर्मेट ये हो गया, इसके 3 मार्क्स हैं। उसके बाद कंटेंट क्वालिटी की बात है जी, वो तो सब्जेक्टिव है, आपको पता ही है। ये फैक्चुअल डिटेल्स स्लैश स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ही वही बात है जो मैं पहले कर रहा था, कि ये होनी ज़रूरी है कि 3 रीज़न्स हैं, और साथ डेट्स वगैरह हों, इस तरह की बातें हों। अगर आप किसी कमरे की बात कर रहे हो तो कमरा बताओ कहाँ पे है, किस बिल्डिंग में है वगैरह, इस तरह की बात। एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह बता दो, इस तरह की बात। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर वगैरह ये तो लाजमी होता है। उसके क्वालिटी की बात हो रही है कि कितना अच्छा लिखा है आपने कंक्लूजन वगैरह। उसके अलावा लैंग्वेज की टोन आपकी कौन मतलब पोलाइट होनी चाहिए, और मतलब इनफॉर्मल से। उसके अलावा स्टाइल फॉर्मल, ग्रामेटिक, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह कॉम्प्लेक्स वगैरह इस्तेमाल करो, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स ना करो कि टीचर का दिमाग फट जाए। स्पेलिंग स्लैश वोकेबलरी, वही बातें, ये तो आपको पता ही है, ये तो वो ख़ास बात नहीं करने वाली यहाँ पर। उसके बाद आती है बात एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आ गई डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसिपिएंट का फुल नेम, उसकी डेजिग्नेशन। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर आएगा, मिस वगैरह मिस्टर ही नहीं आएगा, ये लाजमी है डॉक्टर डालो आप यहाँ पे। मार्क्स कटते हैं इस चीज़ के, मेरे कटे थे एक बार आई थिंक। उसके अलावा ये भी लाजमी होता है, लिखा हुआ है इन्होंने, ऑलवेज मेंशन डेजिग्नेशन। आगे किस जगह के अंदर है, मतलब प्रिंसिपल लगे किस चीज़ के वगैरह, फास्ट के हैं, इस तरह से। आमतौर पे हम जब भी लिखेंगे फास्ट न्यूज़ ही लिखेंगे, ये इस पूरी लाइन में हमेशा फास्ट न्यूज़ लिखना आपने, कॉमा लाहौर। अच्छा, कॉमा वगैरह देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे कोई कॉमा या डॉट नहीं है नाम के बाद, ना प्रिंसिपल के बाद है, फास्ट न्यूज़ के बाद है, और बाद में लाहौर के बाद है फुल स्टॉप, एक कॉमा एक फुल स्टॉप, ठीक है। और एक फुल स्टॉप यहाँ पे डेट के बाद। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर डियर डॉक्टर, और उसके बाद लास्ट नेम ऑफ रिसिपिएंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर वही रीजंस, और उसके बाद डिटेल्स, और ये मतलब कॉल टू एक्शन वाली बात, और वही वाली बात की डेट्स आपने लिखनी है, इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर 3 वीक्स दैट इज़ 1 सितंबर टू ब्ला ब्ला ब्ला, ये इस तरह से आपने लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। उसके अलावा एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और फिर वही। अब इसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर साथ सिग्नेचर भी आता है, तो नेम से पहले यहाँ पे सिग्नेचर आना है, जबकि ईमेल के अंदर ऑब्वियसली सिग्नेचर नहीं होता, बस सीधा फुल नेम होता है। रिगार्ड्स होता है यहाँ पे, योर सिंसियरली आपके ऊपर। खैर, उसका सेक्शन एंड रोल नंबर, और फ़ोन नंबर भी होता है इसमें, जबकि यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं लिखा, क्योंकि ईमेल के अंदर कांटेक्ट के लिए आप उसी ईमेल जिससे रिसीव करें वही होता है। तो मेरा ख्याल है इसलिए इन्होंने खाली ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, कि आप सेक्शन और रोल नंबर अपना बता दो। फुल नेम, सेक्शन, रोल नंबर, इसके अंदर सिग्नेचर, नेम, सेक्शन एंड रोल नंबर प्लस फ़ोन नंबर। तो ये आप 030XX भी कर सकते हो, तो डोंट केयर्स डाल दो DLD स्टाइल, तो वो भी चल जाएगा। उसके अलावा डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ठीक है। ये उसके बस यही है कि देखो जी, फॉर्मेट के मार्क्स हैं तो सारे, ये जो सारी चीज़ें फॉर्मेट के मार्क्स हैं, प्लस थोड़े बहुत क्वालिटी के, और ये वही बात है, मैकेनिक्स की बात है।
तो हमारी लिस्ट के अंदर ये भी हो गया कि ईमेल राइटिंग का पैटर्न, एप्लीकेशन राइटिंग का पैटर्न। रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, इसके अंदर कोई बात करने वाली नहीं है। नैरेटिव राइटिंग का मैंने फॉर्मेट सारा डिस्कस कर लिया हुआ है पिछली वीडियो में जो कोर्स की थी। उसके अलावा अब पैराफ्रेजिंग और एपीए साइटेशंस की बात आ जाती, तो मैंने कुछ प्रिपेयर किया उसके लिए। यही है कि अगर मतलब आप एडोल्फ हिटलर की किताब कोट करें तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो वाह कितनी चीज़ें बोल दिया। खैर इसी तरह से आप मतलब अगर जिल वाली किताब कर रहे हो एमवीसी की तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक ही ऑथर ने लिखी है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि कोई और किताब है जो दो लोगों ने लिखी है तो आप इस तरह से लिखोगे एंड लगा के, मतलब अभी एंड पता नहीं कोई और इस तरह से, उसके बाद 1999 जो भी है। उसके अलावा एट ऑल जो होता है ना वो 3 या उससे ज़्यादा ऑथर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने और बहुत ज़्यादा लोगों ने किया तो मैं इस तरह से लिख दूँगा, तो ये एक साइटेशन वैलिड है, ठीक है। एपीए के अंदर यही है। वैसे असल एपीए के अंदर ये लाजमी होता है कि आपने पहले एक बार तीनों ऑथर्स का नाम लिखा और उसके बाद अगली बार जब लिख रहे हो तो एट ऑल होता है, लेकिन हम जब कर रहे होंगे मेरा ख्याल है एट ऑल ऐसे भी लगा सकते हो आप, तो खैर जो भी है। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑथर्स जिससे मैंने बताया कि एट ऑल डालना है, एंड डालना है या सिंगल आना है, इन तीनों में से जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपने पेज रेंज स्पेसिफाई करनी है तो 2 पी आते हैं, एक्स टू वाई, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ 12 to 15 या 14, ठीक है। तो ये पेज रेंज हो गए। और अगर मैं एक स्पेसिफिक पेज कहना है, पेज नंबर 13, तो इस तरह से होएगा। पैराग्राफ्स की रेंज होती है तो इस तरह से होती है, टेबल 1 टेबल 2 इस तरह से भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक बातें कर सकते हो। ये बातें इसकी होगी कवर। अब ये आम तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पैराग्राफ के एंड पे लिख दो कि यहाँ पे जो मर्जी बकवास की हुई और एंड पे यहाँ पे लिख दिया हुआ लास्ट नेम 1999 और यहाँ पे इस तरह से कर दिया, तो ज़रूरी नहीं होता ये। उसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि आप इन टेक्स्ट लिख दो, मतलब लास्ट नेम सेड एज लास्ट नेम सेड, इस तरह से यहाँ पे 1999 डाल दो, तो इस तरह से स्प्लिट भी हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने मतलब कोई कोड डाला हुआ है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं सेंटेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो पेज नंबर, और आप इसके एंड पे भी डाल सकते हो पेज नंबर वगैरह, अगर आपने कोई और चीज़ बतानी है। तो ये एपीए की बातें हो गई, ठीक है। उसके कहाँ पे गया मेरा माउस, हाँ ये, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बस एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी रूब्रिक मिल गया, लास्ट टाइम नहीं पढ़ा हुआ था। यही है कि राइट अ हुक दैट हेल्प्स योर रीडर, ये तो इजी है। प्रोवाइड सम जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग यू आर डिस्क्राइबिंग, form a thesis statement that makes a claim but not necessarily including an argument। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप किसी टेबल को डिस्क्राइब करो, कौन सी आर्ग्यूमेंट होनी है। अब इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था फिजिकल कंटेक्चुअल इमोशनल, तो वो ये है लिखा हुआ। फिजिकल के अंदर हो गया, वैसे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। कंटेक्चुअल हो गया मतलब उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट या उसकी बैकग्राउंड। फिजिकल बैकग्राउंड भी हो सकती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। मतलब अगर एक कंप्यूटर है, एक लैब का पीसी पड़ा हुआ है क्लास के अंदर, तो आप उसकी कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि देखो ये एक लैब का कंप्यूटर है, इसका ये रोल है एक सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर रोल अगर कोई हो ना तो वो कंटेक्चुअल बात होती है, अगर आप उसको उसके बारे में लिख रहे हो। फिर इमोशनल तो ऑब्वियसली आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, और एंड पे कंक्लूजन के अंदर आपको पता ही है वही हर किसी चीज़ में होता है। तो इस तरह से जो सारी बातें थी वो हो गई हैं, ये तो डबल हो गया। और ये बकाया पर्सनल स्टेटमेंट, आर्गुमेंटेटिव, वैसे नैरेटिव राइटिंग, ये सारा कुछ एग्जैक्टली कोर्स की तरह ही है, तो इसमें कोई बात नहीं करने वाला।